अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी क्लास 9 की केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक 3.2 विच इज़ अबाउट पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। So dear students, as you know that in our previous lectures we have covered our topic number 3.1 which was all about periodic table, and in this lesson we have to start our next topic which is about periodicity of the properties। और हम आज पढ़ने वाले हैं हमारी पहली प्रॉपर्टी जो कि है एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं हम उन्हें साइज़ के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं, और अगर आपको किसी चीज़ के साइज़ का आइडिया हो तो उससे काफ़ी प्रॉपर्टीज़ मज़ीद भी प्रिडिक्ट की जा सकती हैं, जैसे कि वो चीज़ कितनी जगह घेरेगी ये भी उसका साइज़ ही डिसाइड करेगा। तो इसीलिए हमें एटम का साइज़ भी मालूम होना चाहिए। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एटॉमिक साइज़, आखिर हम उसे मैयर कैसे करते हैं, एक ऐसी चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते, एंड इवन लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज टू सी एटम, तो फिर हम उसका साइज़ कैसे देख सकते हैं, और अगर हम उसका साइज़ लेते हैं तो उसके ग्रुप्स और पीरियड्स में उसका ट्रेंड क्या है। सो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने एटम के साथ। एज यू एंड मी बोथ नो दैट व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। सो इन एन एटम इन द मिडल ऑफ इट देयर इज़ न्यूक्लियस and electrons are revolving around the nucleus. The overall charge on a nucleus is positive charge, and it is because of the protons present in the nucleus. Yes, protons are the subatomic particles which are present inside of the nucleus and they are having positive charge on it. लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो they are negatively charged but they don't have a specific location. मतलब हम नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस से कितनी दूर इलेक्ट्रॉन है या फिर न्यूक्लियस से कितने फासले पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, मगर दे आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब आप उनका जो पाथ है वो डिसाइड नहीं कर सकते, राइट, दे कुड बी चेंजिंग देयर पाथ एज वेल। सो इसलिए हमारे पास एटम की कोई भी बाउंड्री नहीं है। सो वी कैन से दैट एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल एंड दे डोंट हैव एनी डिफाइंड बाउंड्री। जैसे हम कह सकें, जैसे अगर हम एक सर्कल बना सकते हैं लाइक दिस, सो वी नो दैट समथिंग इज इन द मिडल, राइट, वी विल कॉल इट एज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, और इसके गिर्द एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं जो कि इस सर्कल की आउटर लाइन बन जाती है। अगर हमें इस सर्कल का साइज पता करना हो तो हम इजीली फार्मूलाज अप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ विच यू कैन नॉट सी बाय योर नेकेड आई, विच यू कैन नॉट ऑब्जर्व बाय माइक्रोस्कोप, जिसके लिए आप किसी भी किस्म का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर सकते, सो उसका साइज़ कैसे कैलकुलेट होगा। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एटम की शेप हो तो वो क्या शेप होगी। चूँकि एटम का साइज़ मेजर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, सो हम एज्यूम करते हैं कि एटम्स दे एग्जिस्ट इन स्फीयर फॉर्म्स। सो वी कैन एज्यूम दैट ऑल द एटम्स दे आर स्फीयर्स। स्फीयर्स मतलब कुछ इस तरह से, जैसे कि हमारी अर्थ भी इज़ अ काइंड ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर मतलब राउंड बॉल, मतलब 3 डायमेंशनल। हमें इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है कि एटम्स कभी भी सर्कल नहीं होते। हम उन्हें पेपर पे तो एज अ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, मगर एक्चुअल में वो सर्कल्स नहीं हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप में मूव नहीं कर रहे, उनका लूप ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। सो ये हुआ हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगर आप इस एनिमेशन की मदद से देखें तो आपको नज़र आएगा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ अप डाउन ही मूव नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ उसके अराउंड घूम नहीं रहे, बल्कि ये उसके आगे पीछे भी घूम सकते हैं। सो ये बिल्कुल एक सर्कल की तरह हुआ। जैसे कि अगर आप ज़मीन को ले लें, उसको एज अ ग्लोब कंसिडर करें, तो उस ग्लोब के इर्द गिर्द अगर आप रोप्स को टाई करेंगे तो आप उन्हें सर्कल में नहीं करेंगे, वो एक सफ़ेयर को कवर करेंगे। सो हम लेंगे एटम को एज अ सफ़ेयर। अब बात ये आती है कि हम एक एटम का साइज़ कैसे मेजर करेंगे। सो बेसिकली एटॉमिक साइज इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस एज वेल, यानी कि अगर एक सफ़ेयर है तो हम उसका साइज़ उसके रेडियस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। जैसे कि आपने मैथ्स में भी ये कॉन्सेप्ट लिया होगा कि अगर कोई सर्कल हो तो सर्कल का साइज़ डिपेंड करता है उसके रेडियस से, एंड यू मस्ट नो व्हाट इज़ रेडियस। Radius is the distance from the center to the outermost line of that specific circle. इसी तरह अगर हम रेडियस की बात करें in a sphere, so ये होगा distance from the center to the edge of that sphere.
एज मतलब जहाँ पे वो सफ़ेयर ख़त्म हो रहा है वो वाला पॉइंट, वहाँ पे। लेकिन फिर भी क्या आप स्केल रख के एक एटम का रेडियस फाइंड करने वाले हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एटम ना देख सकते हैं, ना हम उसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वी कैन ओनली ऑब्जर्व इट थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये सारी चीज़ें तो शायद उस पर अप्लाई ही नहीं होती। सो बेसिकली अगर हम देखें डेफिनेशन की तरफ फॉर एटॉमिक रेडियस, सो इट इज़ half of the distance between the nuclei of the two bonded atoms. It is referred as the atomic radius of the atom. यानी कि हम एक इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक रेडियस फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं। वी नो दैट एटम्स दे आर बॉन्डेड, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि एटम्स हैं बॉन्डेड। और अगर एटम्स बॉन्डेड हैं तो दो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान का फासला हम मैयर करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू टू हाफ्स, एज वी नो दैट कि अगर एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस का डिस्टेंस हमारे पास आएगा तो वो आएगा अराउंड डायामीटर, और डायामीटर को हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा उसका रेडियस। अब अगर बात करें कि हम इसको किस यूनिट में मैयर कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि रेडियस एक काइंड ऑफ लेंथ है और लेंथ के लिए यूनिट मीटर सेंटीमीटर यूज होता है, बट सिंस एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल सो वी कैन नॉट यूज दीज ऑर्डिनरी यूनिट्स। If atom is a special thing, then units are going to be special, and you have discussed these smaller units in physics as well. So atoms के radius के लिए उसके size के according जो हम units use करते हैं usually they are nanometer, which is 10 raised to power 9 minus 9. Nano stands for 9, but nanometer मतलब 10 power minus 9. It's a very small unit. Picometer, which is 10 raised to power minus 12, and angstrom, which is 10 raised to power minus 10. So एटम का रेडियस हम इन 3 यूनिट्स में मैयर कर सकते हैं। यूजुअली जो आपकी बुक्स में भी एग्जांपल्स गिवन होंगी या यूजुअली जो आप इंटरनेट पे भी एग्जांपल्स देखेंगे, सो मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टेंस और द एटॉमिक रेडियस इट इज मैयर्ड इन पिकोमीटर्स, और इसको हम लिखते हैं पीएम के साथ। लेकिन सवाल तो वहीं का वहीं है, दो एटम्स के भी न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? क्या उसके लिए भी तो हमें स्केल या कोई ऐसी चीज़ चाहिए ना? सो एटम एक स्पेशल पार्टिकल है, तो दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान अगर हमें उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, सो वी आर गोइंग टू यूज सम स्पेशल टेक्निक्स। हो सकता है इन टेक्निक्स का नाम आपने पहले कभी ना सुना हो, मगर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप अपने आने वाली क्लासेस में, यानी कि फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल भी पढ़ने वाले हैं। सो दो मेथड जो कि यूज़ होते हैं टू कैलकुलेट एटॉमिक रेडियाई, वो हैं हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोमेट्री। एक्सरे का तो आप सबको पता होगा, हम एक्सरे यूज़ करते हैं टू लोकेट द इनर ऑर्गन्स और टू लोकेट द बोन्स। सो बेसिकली एक्सरे दे आर काइंड ऑफ वेव्स। सो हम करते क्या हैं, जिस भी बॉन्डेड एटम का हमने एटॉमिक रेडियस फाइंड करना होता है, वी आर गोइंग टू बम्बार्ड इट विद सम एक्सरेज, मतलब हम उसके ऊपर कुछ एक्सरेज पास करेंगे। नाउ उसका जो रिजल्ट है वी विल गेट इट इन द फॉर्म ऑफ अ फिल्म, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हमें वो रिजल्ट नज़र आएगा। एंड जहाँ जहाँ पे न्यूक्लियस होगा वहाँ वहाँ एक हॉलो स्पॉट आ जाता है, यानी कि पूरी प्लेट तो एक कलर की होती है, मगर उसके अंदर जहाँ जहाँ न्यूक्लियस होगा वहाँ वहाँ कुछ हॉलो हॉलो डॉट्स दिखाई देते हैं। उसको अगर हम 15,000 टाइम्स बिगर करके देखें तो उसमें हमें एटम्स नज़र आ सकते हैं, यानी कि हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से मैग्नीफाई करेंगे तो उसमें हमें एटम्स नज़र आ जाएंगे, और हम कोई से भी दो उन हॉलो डॉट्स जिनको हम न्यूक्लियस कंसिडर कर लेंगे उनके दरमियान डिस्टेंस मैयर कर सकते हैं। जी हाँ, जब हम उसे मैग्नीफाई कर सकते हैं तो फिर तो डिस्टेंस मैयर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सो मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ज़रूर है, लेकिन आपको जस्ट एक विजुअलाइजेशन करनी है कि हाउ वी कैन मैयर द साइज ऑफ एन एटम, दैट्स इट। लेकिन आपके इस सिलेबस में ये पूरी डिटेल इसका पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है और माइंड में अपना कॉन्सेप्ट ज़रूर रखना है कि हाउ डू वी मैयर द एटॉमिक रेडियस। सो वी मैयर एटॉमिक रेडियस फ्रॉम टू बॉन्डेड एटम्स and we measure the distance between nucleus of two bonded atoms. अब अगर देखें एक एग्जाम्पल की तरफ, तो हम लेते हैं एक एग्जाम्पल कार्बन एटम की। सो जैसा कि हमने देखा कि वी कैन कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डेड एटम्स। सो हम इमेजिन करते हैं कि दो कार्बन के एटम्स थे और उनके दरमियान एक बॉन्ड बना हुआ था, मतलब उनकी बाउंड्रीज जो है वो एक दूसरे को टच कर रही हैं।
सो अगर उनकी बाउंड्रीज टच कर रही हैं तो हमें फाइंड करना है उनका डिस्टेंस फ्रॉम वन न्यूक्लियस टू अनदर न्यूक्लियस। और अगर हम वो डिस्टेंस फाइंड करें, जैसा कि मैंने अभी मेथड एक्सप्लेन किया कुछ करीब करीब उसी मेथड से, तो वो डिस्टेंस आता है हमारे पास 154 पिकोमीटर। लेकिन ये एटॉमिक रेडियस नहीं है, क्योंकि ये तो हुआ डिस्टेंस टू न्यूक्लियसेस के बीच में, तो एटॉमिक रेडियस होने वाला है इसका हाफ। जी हाँ, तो जब हम इसका हाफ करेंगे सो वी विल गेट 77 पिकोमीटर। तो 77 पिकोमीटर इज द रेडियस ऑफ कार्बन एटम, एज यू कैन सी इन दिस diagram as well. Distance between two nucleus is 154 picometer and we know that this is equal to 2r, मतलब ये 2 रेडियस के बराबर है। सो हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से, we are going to get our 1 रेडियस which is 77 पिकोमीटर। अब हम चलते हैं इसी टॉपिक के अगले पार्ट की तरफ, जो कि है ट्रेंड्स। जी हाँ, चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिसिटी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। सो इस प्रॉपर्टी की हमारे पीरियोडिक टेबल में आखिर क्या पीरियोडिसिटी है, यानी कि उसका ट्रेंड क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल के 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक हैं पीरियड्स और दूसरे हैं ग्रुप्स। जी हाँ, 2 ही ऐसी चीज़ें हैं, या तो एटम्स को आप रीड करते हैं अलोंग द पीरियड, अलोंग द रोज, या फिर आप उसको स्टडी करते हैं अलोंग द ग्रुप मतलब विच इज़ टॉप टू बॉटम। अगर हम बात करें पीरियड की, सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमेशा याद रखेंगे आप, जब भी आप ट्रेंड लिखेंगे, जब भी आप ट्रेंड मेंशन करेंगे, वो लेफ्ट टू राइट ही होने वाला है पीरियड में। सो वी कैन से दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, व्हाट हैपेंस? atomic number increases, right? This is the property that atomic number is increasing by 1 when you will move from one element to the next element in a single period. Atomic number is going to increase by 1. अब atomic number तो बढ़ रहा है, मगर size is gradually decreasing. मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप along the period study कर रहे हैं, so atomic size will decrease. अब आपके माइंड में आएगी ना कि इसकी वजह भी होनी चाहिए। सो इसी तरह जब एग्जामिनर पेपर में पूछेगा तो आपको भी इसकी रीज़न ज़रूर लिखनी है। सो रीज़न को पहले समझ लेते हैं। द रीज़न इज़ बिकॉज विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर समथिंग हैपन्स। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। जी हाँ, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दे आर ऑलवेज इक्वल, देयर नंबर इज ऑलवेज इक्वल। सो इसका मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है अलोंग दी पीरियड। सो हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इट इंक्रीजेज ग्रेजुअली। व्हाई? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ZeEF से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ZEF भी समटाइम्स बोला जा सकता है। नाउ व्हाट हैपेंस? देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सो विच विल इंक्रीज ड्यू टू द एडिशन ऑफ द प्रोटॉन्स। ये भी हमें पता है। अब जब ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे और बाहर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। सो चूंकि नंबर ऑफ शेल्स दे रिमेन द सेम, बट number of electrons in the shell they are increasing and number of protons in the nucleus they are also increasing. So उनके दरमियान attraction ज़्यादा होगी. So when they will pull the electrons, so what will happen? The size will shrink. So जैसे जैसे हम along the period move करेंगे, size of an atom, atomic radius of an atom, it is going to be shrinked. वो कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो ये हुआ हमारा ट्रेंड जस्टिफाई। अब चलते हैं हमारे दूसरे ट्रेंड की तरफ, विच इज ट्रेंड इन द ग्रुप्स। यू एंड मी वी बोथ नो ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम। इसको हमने स्टडी करना है टॉप टू बॉटम। अब ये समझना तो बहुत ही आसान है। वी नो दैट अलोंग द ग्रुप्स व्हाट हैपेंस, शेल्स आर एडिंग। फर्स्ट ग्रुप है तो उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके अंदर तो एक शेल है, जो नेक्स्ट है उसके अंदर 2 शेल हैं, नेक्स्ट के अंदर 3 शेल हैं। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में बिल्ड करना बहुत ही आसान है कि जैसे जैसे एक एटम के सर्कल्स का नंबर इंक्रीज करता रहेगा, वैसे वैसे ही उसके एटॉमिक साइज में भी चेंजिंग आएगी, और चूंकि सर्कल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। सो ट्रेंड को स्टडी कर लेते हैं। सो ट्रेंड हमारे पास ये है कि साइज ऑफ एन एटम और देयर रेडियाई, रेडियाई मतलब एटॉमिक रेडियस, इट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप।
और अगर रीज़न की बात करें, सो बिकॉज न्यू शेल्स आर एडेड, न्यू शेल्स का मतलब न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो एडेड बट इन द सक्सेसिव पीरियड। सो न्यू शेल्स ऐड होने से क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि शेल्स बढ़ जाएंगे तो न्यूक्लियस की उनको खींचने की पावर थोड़ी कम हो जाएगी। तो कम होने से क्या होगा, साइज बढ़ता रहेगा एटम का, क्योंकि न्यूक्लियस जब उन्हें खींच के अपने साथ नहीं रख सकेगा, सो द साइज ऑफ द एटम विल इंक्रीज। ये है हमारा ट्रेंड इन ग्रुप एज वेल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है हमारा टॉपिक 3.2.1 विच इज़ एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, और इसमें हमने देखा व्हाट इज़ द डेफिनेशन एंड देन हाउ कैन वी मेजर एटॉमिक रेडियस एंड व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे शील्डिंग इफेक्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।